नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने हिस्ट्री के प्रश्नों की चर्चा की थी। दोस्तों, जो इस वीडियो में उत्तराखंड कंबाइंड पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो दोस्तों, जो इतिहास विषय का पेपर थे तो 50 प्रश्न आए थे, उनके 50 प्रश्नों की हम लोग ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप किस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि आपको कॉमन वो प्रश्न को हटा दिया जाए, हो सकता है उसको आपको मार्क मिल जाए। तो दोस्तों, सीधे आपका टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे टॉप प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा धर्मस्थली शब्द का तात्पर्य है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है न्यायालय। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजत्व को वेद बनाने का प्राथमिक तरीका क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है देवी स्वीकृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान निम्नलिखित में कौन से राज्य दक्खन के थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, 1 और 3। राष्ट्रकूट थे और होयसल थे। चोल दोस्तों नहीं थे और पाल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है बी। अब दोस्तों, तीसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, इसका प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान दक्षिण भारतीय राज्यों से जुड़े मंदिर और स्थापत्य शैलियों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, 1 और 3 सही है। पल्लव सही है और बेसर चालुक्य सही है, क्योंकि यहाँ पे भी बेसर होना चाहिए और ये दोस्तों उड़ीसा की है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? 1 और 3, नागर शैली, द्रविड़ शैली पल्लव और बेसर शैली चालुक्य, ये इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों है कि भारत में प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान किन क्षेत्रीय भाषाओं की उल्लेखनीय वृद्धि हुई? तो दोस्तों, उल्लेखनीय वृद्धि हुई, संस्कृत की नहीं हुई। 1, 3, 5 सही है। 1, 3, 5 के 1, 3 दोस्तों 4 सही है। इसका राइट आंसर है डी। ऑफिशियल आंसर की में भी दोस्तों इसी को राइट आंसर माना गया है। अब दोस्तों, छठा प्रश्न है, ये मैंने इसमें आपको उस समय बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। जो ऑफिशियल आंसर की आई है इसके अनुसार हो गया आंसर, इन्होंने माना है डी। प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, इन्होंने व्यवस्थित किया है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2 और 4। तो दोस्तों, ये 2, 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राष्ट्रकूटों का पतन और चोल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो इसकी 850 में विजयालय ने की थी। लेकिन पतन का अगर देख लीजिएगा, पतन वैसे बहुत सी किताबों में 973 दिखता है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों 1 और 3 होना चाहिए। 1, 3, 2, 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं। तो आप इसमें अगर ऑब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की में डी आंसर माना गया है। आप लोग फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर सातवां दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान चोल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का सटीक वर्णन करता है? सभी लागू होने वाले विकल्प चुने। तो पहला दोस्तों स्टेटमेंट है कि चोल साम्राज्य में स्थानीय शासन पर राजा के सीधे नियंत्रण के साथ एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था। दोस्तों, गलत है। चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन का प्रबंधन स्वायत्त ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था, जिन्हें उर और सभा के नाम से जाना था। सही है। चोल शासकों ने प्रांतीय प्रशासन का एक जटिल पदानुक्रम स्थापित किया, जिसका नेतृत्व राज्यपालों द्वारा किया जाता था, जिसे मंडलम कहा जाता है। ये भी सही है। तो दोस्तों, इसके 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है। और दोस्तों, लास्ट वाला भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। चोल साम्राज्य ने विजित क्षेत्रों को नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भूमि अनुदान की एक प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू किया। ये गलत है। तो 2 और 3 सही होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा बी। सातवें का राइट आंसर क्या है? बी। यही ऑफिशियल आंसर की भी माना गया है। और दोस्तों, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अमीन का पद का सृजन किया गया। दोस्तों, इन्होंने जो माना है वो माना है शाहजहां। बहुत सी किताबों में लिखा भी होता है, लेकिन बहुत सी किताबों अकबर भी लिखा होता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में शाहजहां माना गया है। तो ये इसमें राइट आंसर है। बाकी डिसीजन आपको लेना है कि ऑब्जेक्शन करना है या नहीं करना है। अब दोस्तों, नवा प्रश्न है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अलबरूनी, बी। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने भारत में प्रसिद्ध फारसी उत्सव नौरोज की शुरुआत की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बलबन। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, अत्यधिक सफल रहा। सी इसका राइट आंसर है, अत्यधिक सफल रहा। अब दोस्तों, इब्न बतूता भारत के किसके शासन काल में आया? प्रश्न है 12वां इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, डी। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, महिला कवियत्री जिसने अपनी रचना मधुरा विजयम में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया। दोस्तों इसका राइट आंसर है 13वें का गंगा देवी। प्रश्न है कि भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण किया गया सबसे पहला मकबरा कौन था। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है बलबन, बलबन का मकबरा माना गया है। और बेसिकली इससे पहले देखा जाए तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद का। अब दोस्तों 18वां प्रश्न है कि किताब निम्नलिखित में कौन किताब नबरस पुस्तक के लेखक है। तो दोस्त 15 का जो आंसर है ए, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। अगला 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके प्रवचन के लिए पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों इसका प्रयोग हुआ रामानंद, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब 17वां प्रश्न है जो ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर माना गया है, वो मैंने भी आपको यही बताया था। 17वां है कि अकबर द्वारा शुरू हुई की मनसबदारी प्रथा को कहां से अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया। 18वां प्रश्न है कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है महाभारत। राइट आंसर क्या है इसका, महाभारत, सी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये रजमनामा किसने लिखी थी, मतलब महाभारत का अनुवाद किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों 19वां है मुगल काल में तांबे के सिक्कों क्या कहते थे। तो दोस्तों मुगल काल में तांबे के सिक्कों को बोलते थे दाम, रुपया चांदी का होता था, और टंका जो होता था दोस्तों रुपया दोस्तों होता था चांदी का। अब दोस्तों ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न है कि मुगल काल में तांबा क्या था। तो दोस्तों दाम था, दाम किसे बोलते थे, तांबे के सिक्कों को, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। युद्ध के भी दृश्य थे, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य भी थे, दरबारी चित्र भी चित्रण होता था। अब दोस्तों 21वां प्रश्न भी देख लेते हैं। अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किसने की थी। तो अमीर कोही जो विभाग था इसकी स्थापना दोस्तों की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि सरब एक कर था जो लगाया जाता था। दोस्तों इसका राइट आंसर है सिंचाई कर था ये। अब 23वां भी प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न क्या है। 23वां प्रश्न दोस्तों है कि भारत में स्थापित चिश्तिया के पहले सूफी संत कौन थे। तो इसका राइट आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और हमीरुद्दीन चिश्ती या हमीरुद्दीन नागौरी कौन थे, इन्हीं के शिष्य दोस्तों बेसिकली थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल का था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोधी। अब 25वां प्रश्न है दोस्तों जवाबित का संबंध है। तो दोस्तों 25वें में जवाबित का संबंध है दोस्तों राज्य कानून से। 26वां प्रश्न है कि चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ, राइट आंसर होगा बी। अब 27वां देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। 27 का राइट आंसर क्या होगा, सी। 28वां प्रश्न है किस अधिनियम ने भारत में स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत की शुरुआत की। दोस्तों इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में माना गया था और मैंने भी आपको यही बताया था, इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 28 का हो गया डी। अब दोस्तों और 20 प्रश्न बचे हैं, उनकी भी लगभग चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा कौन सा संवैधानिक परिवर्तन पेश किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, ये दोस्तों परिवर्तन था। अब 30वां प्रश्न बहुत अच्छा है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रशासनिक ढांचे को विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 और 2, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली और गवर्नर जनरल का कार्यालय, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, प्रशासनिक ढांचे से और आईटीसी का भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। अब 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है सिंचाई और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में अंग्रेजों द्वारा कौन सी प्रमुख नहर विकसित की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सरहिंद नहर, सी। 32वां प्रश्न है कौन सा भारतीय शहर एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में उभरा 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश नगर योजना सिद्धांत के अनुसार उल्लेखनीय रूप से योजनाबद्ध था। तो दोस्तों ये नई दिल्ली था, जिसे लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। अब 33वां भी प्रश्न देख लेते हैं। 33वां प्रश्न है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में पेश किए गए ब्रिटिश फैक्ट्री अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण था उन्हें काम के घंटे को सीमित कर दिए और काम करने की स्थिति में सुधार किया। अगला 34 नंबर जो प्रश्न है वो भी देखते हैं।
34 है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विविध समूहों के बीच एकता और सामूहिक पहचान की भावना पैदा करके। तो ये इसका 34 का राइट आंसर है। अब दोस्तों 15 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, और उसमें एक दो पे हो सकता है आपको ऑब्जेक्शन भी करना पड़े। तो 35 प्रश्न है कि मध्यम वर्ग की भागीदारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है इसने आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल प्रदान किया। और दोस्तों बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य था हाशिए पर पड़ी जातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करना। राइट आंसर होगा बी। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के एकीकरण ने नवगठित भारतीय संघ के लिए किस तरीके की चुनौतियां खड़ी की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इसके लिए विविध क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए कूटनीतिक बातचीत और कभी कभी बलपूर्वक एकीकरण की आवश्यकता थी। 38 प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भाषाई पुनर्गठन ने भारत में क्षेत्रीय पहचान और शासन के मुद्दे को किस तरीके से संबोधित या जटिल किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, इसका उद्देश्य राज्य की सीमाओं और समूहों के साथ संरेखित करना था, जिससे प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिले, लेकिन कभी कभी क्षेत्रीय तनाव भी पैदा हुआ। अब दोस्तों 39 प्रश्न है कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अगस्ते कॉम्टे। राइट आंसर है ये। और दोस्तों अगला प्रश्न है जॉक देरिडा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इन्होंने ऑफ ग्रेमेटोलॉजी लिखी थी, ये भी देख लीजिएगा। 40 का क्या होगा? सी। ये दोस्तों कौन थे? फ्रेंच फिलोसफर थे। अभी 41वां प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन हेरोडोटस और इब्न खल्दून के संबंध में सत्य है? तो दोस्तों राइट आंसर है दोनों चक्रीय इतिहास में विश्वास करते थे। और दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर है ए, राज विनोद महाकाव्य, यही मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका 43 है, एच.डी. संकालिया ने लिखी है ये किताब। 44 प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में लंबी दूरी के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें सिर्फ गलत है कथन एक, व्यापार के केवल पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है। दोस्तों पुरातात्विक प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है, साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध है, लेकिन वो आज तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। तो ये दोस्तों गलत हो गया। तुर्कमेनिस्तान में हड़प्पा की वस्तुएं प्राप्त हुई, सही है। मेलुआ को सभ्यता मेसोपोटामिया के क्षेत्र का माना जाता है, ये भी सही है। हड़प्पा के लोग ओमान प्रायद्वीप से व्यापार करते थे, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका क्या होगा? ए होगा आंसर। 45 प्रश्न है दोस्तों। 45 है, इसमें है कि चित्रित दूसरे पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबिंबित जीवन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो 45 का राइट आंसर है 1, 2, 3। दोनों में भौगोलिक विस्तार में समानता थी, दोनों में भौतिक संस्कृति में समानता थी, दोनों की काल क्रम अवधि में समानता थी, दोनों के स्थानीय विकास हुआ, ये दोस्तों गलत है। अब दोस्तों 46 प्रश्न है कि ये कुछ इधर बोधिसत्व दिए हैं और इनके लक्षण दिए हैं। सूची 1 और 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका दोस्तों 46 का राइट आंसर है 3, 1, 2, 4। तो कलशधारी दोस्तों बेसिकली ये मैत्रेय थे, वज्रधारी वज्रपाणी थे, कदमधारी दोस्तों लवकीत थे, और ये खड़गधारी जो थी ये मंजूश्री थी, और पद्मधारी दोस्तों अवलोकितेश्वर, और खड़गधारी मंजूश्री, वज्रधारी वज्रपाणी, कलशधारी और मैत्रेय हो गया। अब 46 दोस्तों 47 प्रश्न है किस वाकाटक शासक द्वारा पृथ्वी समुद्र नाम की विशाल झील का निर्माण किया गया? तो दोस्तों 47 का राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी शेर। अगला प्रश्न है कि कुल माप क्या था? दोस्तों ये इसमें 48 का राइट आंसर होगा भूमि माप, भूमि माप की इकाई बी राइट आंसर दोस्तों है। अब 2 प्रश्न और देख लेते हैं कि इनके क्या आंसर है। तो दोस्तों प्रश्न है कि कापालिक संप्रदाय द्वारा शिव जिस रूप में पूजे जाते थे वह दोस्तों थे भैरव। और 50वां दोस्तों प्रश्न है, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें आप इसे आंसर की हुई मेरे हिसाब से गलत है। निम्नलिखित में कौन सा संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो दोस्तों आंसर की हुई माना गया है बी, उदयपुर, लेकिन होना क्या चाहिए? उलंगुलम।
तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कितने प्रश्नों पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, और आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपका एक कटऑफ का भी वीडियो बना दिया जाएगा, और दोस्तों इस YouTube चैनल पे आपको बताया जाएगा कि आपके इस रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न आपको इसी YouTube चैनल पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल